हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल दो मेगा क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम बीपीएससी का सेट 9 लाए हैं। सेट 9 मतलब इससे पहले 8 वीडियो और लाए हैं। ये 20 प्रश्नों का एक सेट है जिसमें जो बीपीएससी पूछते आया उसमें से सभी क्षेत्रों से प्रश्नों को हमने बना करके रखा है, सिवाय करंट अफेयर्स का। करंट अफेयर्स के लिए अलग सी चीज़ें हैं, वो अलग बातें होती हैं। और हाँ, इसमें मैंने सेट नहीं रखा है कि इतिहास से, भूगोल से, मैंने एक सेट का क्रम रखा है। आपको उन चीज़ों के बारे में जो सेट में आया है, उन चीज़ों के बारे में मैं बताने का प्रयास करता हूं कि इनके बारे में आप खुद से नोट्स बनाइए और खुद से समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि परीक्षाओं में जो आप अपनी तैयारी करके जाते हैं वही काम देता है। बात को समझ रहे हैं? बिल्कुल समझिए। आपकी खुद की अपनी तैयारी ही आपको परीक्षाओं में काम देगी। और दूसरी बात कि जो भी पीसीएस की तैयारी करते हैं, चाहे झारखंड की हो, यूपी की हो, बिहार की हो या कहीं का भी हो, खुद से लिखने का प्रयास कीजिए, अपने से नोट्स बनाने का प्रयास कीजिए, छोटे छोटे नोट्स। जैसे मैंने बोला आपसे कि राष्ट्रपति शासन, राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगती है, तो आप इस पर खुद से नोट्स बनाइए कि राष्ट्रपति शासन किन अनुच्छेदों के तहत लगती है। जब वो लगती है तो कैसा व्यवहार होता है, संवैधानिक रूप से, राजनीतिक रूप से, वैचारिक रूप से। इसके अलावा सबसे पहले राष्ट्रपति कहाँ लगी, राष्ट्रपति लगाने के पीछे मुख्य मोटो क्या होता है, ये सब चीज़ों को खुद से रखिए। बताने वाले में क्या प्रॉब्लम होती है कि हमने तो बता दिया, लेकिन आप किस तरह से उसको समझ पाएँ ये थोड़ा अलग होता है। दूसरा, प्रश्नों का जो चरित्र होता है वो अलग होता है। मान के चलिए कि हमने अभी तक जो भी इस विषय पे, राष्ट्रपति शासन पे जो भी तथ्य, आंकड़ा, डाटा प्रस्तुत किया, जो बताया, अब परीक्षा में जो प्रश्न आएगा बिल्कुल अलग भाव विचार से आएगा, तो आप गड़बड़ा जाएंगे कि अरे वहाँ तो ऐसे पूछा था। इसलिए खुद से बनाएं, ज़्यादा बेनिफिट। चलिए, आपका समय नष्ट न करते हैं, आते हैं प्रश्न पे। पहला प्रश्न है कि आज से लगभग 120-130 मिलियन वर्ष पूर्व गोंडवाना लैंड टूटकर कितने टेक्टोनिक प्लेट में विभक्त हुआ था? गोंडवाना लैंड कितने टेक्टोनिक प्लेटों में विभक्त हुआ था? 4, 5, 6, 7। बिल्कुल नया टाइप का प्रश्न है, हालांकि यूपीएससी का पूछा हुआ प्रश्न है, इसलिए हमने इसको रखा है। ये टोटल 4 टेक्टोनिक प्लेटों में विभक्त हुआ था। गोंडवाना लैंड जो था वो टूट करके 4 टेक्टोनिक प्लेट में विभक्त हुआ था। आप कमेंट करेंगे कि कौन कौन हुआ था। सो अगला है कि इसमें सुमेलित नहीं है। निम्न में सुमेलित कौन नहीं है? येडोंग घाटी, तिब्बत हिमालय, कुथी घाटी, कुमायूं हिमालय, बुमयांग या बुमथांग घाटी, भूटान हिमालय, बरून घाटी, असम हिमालय। इसमें से सही कौन नहीं है? एक चीज देखिए कि नामांकन जो हमने उठाया है वो किताबों से उठाया है। आपको अंग्रेजी नामों में कहीं कहीं अलग भी दिखेगा, लेकिन अब बहुत अलग नहीं दिखेगा, थोड़ा सा रहेगा। जैसे याडोंग है तो याडोंग लिखा रहेगा, कुथी है तो कुंथी भी रहता है, बुमयांग है तो कहीं बुमथांग भी रहेगा। इस चीज को थोड़ा थोड़ा चीजों को ध्यान रखेंगे। इसमें कौन सही नहीं है? तो देखिए, इसमें ये सही नहीं है। बरून घाटी असम हिमालय में नहीं है, नेपाल हिमालय में। कहां पे है? नेपाल हिमालय में। अगला प्रश्न है कि किसके काल में बौद्ध धर्म पूर्णतः 2 संप्रदाय में विभक्त हो गया? किसके काल में बौद्ध धर्म पूर्णतः 2 संप्रदाय, हिन और महायान में विभक्त हो गया? कनिष्क, अशोक, कालाशोक, हुइस्क। तो सही उत्तर है कनिष्क। कनिष्क के काल में जो बौद्ध धर्म था वो 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया। अब यहां से 3-4 तरह से प्रश्न पूछता है। सबसे पहले पूछेगा कि किस सदी में बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया? तो प्रथम सदी में, याद रखिएगा। फिर पूछेगा किस काल में बौद्ध धर्म 2 भागों में विभक्त हो गया? तो कुषाण काल में। कुषाण शासक थे, कनिष्क जो थे वो कुषाण काल था, तो कुषाण काल में। ऐसे भी पूछता है। इसके अलावा जो राजा है उसके बारे में पूछता है। इसके साथ पूछेगा कि कहां हुआ था, किस अधिवेशन में, अपने किस क्या बोलते हैं मीटिंग में वो 2 भागों में विभाजित हो गया था। तो कुंडलवन कश्मीर में चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म जो था वो 2 भागों में विभाजित हो गया था। एक ही प्रश्न और तरह तरह से पूछे जाते हैं, इस चीज को ध्यान रखें। अगला है कि मौर्य काल में साधारण जनता की भाषा क्या थी? मौर्य काल में साधारण जनता की भाषा क्या थी? पाली,
मागधी, संस्कृत या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है पाली। पाली जो थी सर्वसाधारण की भाषा थी मौर्य काल में। अगला है गलत को चुनिए, इसमें से गलत चुनना है। 1759 में अंग्रेजों ने डचों को हराया, बिल्कुल वेटरा के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया था। चार्ल्स आयर कलकत्ता के फोर्ट विलियम का प्रथम प्रशासक था, बिल्कुल सही है, ये दोनों सही है। फ्रैंको मार्टिन पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर था, बिल्कुल सही है। 1631 में कासिम खान ने हुगली नदी के तट पर डचों को हरा दिया, नहीं डचों को नहीं, पुर्तगाली को हराया था। किसको हराया था? पुर्तगाली को हराया था। यही कह रहे श्रीमान कैसे ध्यान रखेंगे? तो भाई पढ़ना पड़ेगा। मॉडर्न हिस्ट्री को सबसे पहले कैसे पढ़ें? बहुत सारे लोग मॉडर्न हिस्ट्री को अलग अलग विधा से न रख के एक ही विधा से पढ़ लेते हैं। नहीं, आपको मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ना पड़ेगा। मॉडर्न हिस्ट्री को बांट लीजिए। सबसे पहले यूरोपीय कंपनियों का आगमन, तो आगमन में लोग सिर्फ आगमन को रखते हैं, नहीं, उनके आगमन और उनके प्रस्थान दोनों को ध्यान रखिए। कहाँ कहाँ पर उनके किनसे झमेला हुआ और कहाँ से भाग गए। जैसे पुर्तगाली जब आए तो उन्होंने कहाँ कहाँ अपने क्या बोलते हैं क्षेत्र स्थापित किए, माल गोदाम, कारखाना, फैक्ट्री स्थापित किए। इसके बाद उन्होंने क्या प्रभाव डाला और साथ ही किस स्थितियों के बाद वो यहाँ से चले गए या उनका अवसान हो गया। तो इस तरह से जब बनाएंगे ना तो सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। बात समझ रहे हैं? अंतोगतवा जब इस तरह से बनाएंगे तो अंतोगतवा सिर्फ और सिर्फ आपको भारत में अंग्रेजी और फ्रांसीसी दिखेंगे, वो भी कर्नाटक युद्ध के बाद समाप्त हो जाएगा। फिर आप अंग्रेजों को पढ़िए। अंग्रेजों को जब पढ़ें तो वहाँ भी दो तरह से पढ़ें, एक जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई उससे पहले, और दूसरी जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई उसके बाद। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तब भारत में जो राजनीतिक गतिविधियां हुई उसको फिर अलग तरह से लिख लिख के पढ़ें। नरमपंथी, गरमपंथी, चरमपंथी, इसके साथ सांप्रदायिकता का उदय, सारे खंडों को जब अलग अलग करके पढ़ेंगे तो फिर आपको सारी चीजें क्या बोलते हैं अच्छी दिखेंगी और दृष्टिकोण आपका साफ हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि लाला हरदयाल ने वर्ष इतना में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की। लाला हरदयाल ने किस वर्ष गदर पार्टी की स्थापना की? 1912, 1911, 1913, 1914। सही उत्तर है 1913। तो इस तरह से भी प्रश्न आते हैं, आपको इसी तरह से प्रश्नों को हल करते चलना है। सातवां प्रश्न क्या है? सातवां प्रश्न कहता है कि कैबिनेट मिशन ने भारत के राज्यों को कितने वर्गों में बांटा? डॉट डॉट है, खाली स्थान है। कैबिनेट मिशन प्लान ने भारत के राज्यों को कितने वर्गों में बांटने की अनुशंसा की थी? 3, 4, 5, 2। अब आपको बताना है कैबिनेट मिशन प्लान। कैबिनेट मिशन प्लान के बारे में तो जानते ही हैं कि वो आया था भारत में। जब आया था तो उसने कितने वर्गों में राज्यों को बांटने के लिए अनुशंसित किया था? तो सही उत्तर है 3 वर्गों। भारत के राज्यों को 3 वर्गों में बांटने की उसने अनुशंसा की थी। अब कौन कौन थे? आप जाइए, पढ़िए, कमेंट कीजिए। ठीक है। अगला प्रश्न है, बहुत आसान प्रश्न है अगला। अनुच्छेद डॉट डॉट के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 52, 51, 53, 61। किस अनुच्छेद के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा? तो सही उत्तर है 52। आर्टिकल 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा मतलब हमेशा होगा। ऐसा नहीं है कि त्याग पत्र देकर घर बैठ जाएगा, बाकी लोग बैठल रहेंगे। अगला 9वां प्रश्न है, थोड़ा सा पढ़ना है इसको। संघ लोक सेवा आयोग के बारे में असत्य को चुने। अपने संघ लोक सेवा आयोग, राज्यसभा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग दोनों का पढ़ा होगा, नोट्स बनाए होंगे। अब उसी में से सवाल है कि संघ लोक सेवा आयोग के बारे में असत्य को चुने। संघ लोक सेवा में एक अध्यक्ष एवं 5 सदस्य होते हैं। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य अपने पद पर 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो तब तक रहते हैं। आयोग के अध्यक्ष दूसरे कार्यकाल के लिए नहीं नियुक्त हो सकते हैं। विशेष समय पर आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को राष्ट्रपति हटा सकते हैं। अब इसमें से गलत कौन है? देखिए ये तीनों सही है, ये गलत है। संघ लोक सेवा में एक अध्यक्ष एवं 5 सदस्य नहीं होते हैं। कितने सदस्य हैं संविधान में नहीं लिखा हुआ। हाँ, एक अध्यक्ष और कुछ सदस्यों से मिलकर बना होगा। सब आर्टिकल में साफ लिखा हुआ है कि संघ लोक सेवा आयोग एक अध्यक्ष एवं कुछ सदस्यों से बना होगा। 5-7 नहीं है, अमूमन 9 से 11 सदस्य होते हैं जो संघ लोक सेवा आयोग होता है, लेकिन सदस्यों का संख्या निश्चित नहीं, तो इसलिए पहला गलत हो जाएगा। यहाँ 5 नहीं अन्य होना चाहिए था।
अगला कहता है कि राष्ट्रपति एवं मंत्री परिषद के मध्य वर्तमान संबंध किस अधिनियम से शासित है। इस प्रश्न का मूल भाव यही है कि वर्तमान में जो राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बीच में जो संबंध है उस पर सबसे ज्यादा प्रभाव इनमें से किस संविधान संशोधन का पड़ा हुआ है या किस संविधान संशोधन के नियमों के तहत बंधा हुआ है। 42वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन, 43वें संविधान संशोधन या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है 44वें संविधान संशोधन। 44वें संविधान संशोधन में जो प्रावधान किए गए हैं कि राष्ट्रपति बिना मंत्री परिषद के लिखित रूप से दिए हुए कुछ नहीं करेंगे, इसके अलावा अन्य जो उपबंध है उसी पर वर्तमान में राष्ट्रपति एवं मंत्री परिषद के मध्य संबंध बने हुए हैं। गुड क्वेश्चन है ना। हाँ, 1870 में हुए प्रसिद्ध खेरवार आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे। 5 प्रश्न में बिहार से रखता है, तो उसी में से ये पहला प्रश्न है कि 1870 में हुए प्रसिद्ध खेरवार आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे। चुन्नू मांझी, भागीरथ मांझी, दयाल सेन मुंडा या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है भागीरथ मांझी। संथाल परगना में यह विद्रोह हुआ था, भागीरथ मांझी इसके नेतृत्व करता थे। बिहार में राज्य शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। हम लोग जानते हैं कि क्या बोलते हैं शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है, लेकिन बिहार में राज्य शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है। 11 दिसंबर, 5 सितंबर, 11 नवंबर या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है 11 नवंबर। मौलाना अबुल कलाम आजाद के जन्म दिवस को बिहार में राज्य शिक्षा दिवस के तौर पर मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि बिहार में पीपीसीएल पायराइट फास्फेट एंड केमिकल लिमिटेड की स्थापना कहाँ हुई। अब देखिए पायराइट वाला मामला है तो कहाँ होना चाहिए। रोहतास में, औरंगाबाद में, नवादा में, गया में। तो सही उत्तर है रोहतास में। पायराइट का वही सबसे ज्यादा उत्खनन होता है तो वही है पीपीसीएल यानी कि पायराइट फास्फेट एंड केमिकल लिमिटेड कहाँ है तो रोहतास में। ध्यान रखेंगे चीजों को। 14वां प्रश्न जो है वो भी बिहार के जो 1857 की क्रांति हुई थी उसी से संबंधित है और कहता है कि 1857 की क्रांति के दौरान बिहार के विभिन्न नगरों का सही क्रम क्या था। मतलब बिहार में जो क्रांति हुई तो नगरों का क्रम दिया हुआ है, आपको बताना है कि इसमें क्रम सही कौन था। रोहनी, पटना, मुजफ्फरपुर, जगदीशपुर। यानी कि विद्रोह पहले रोहनी में हुआ, फिर पटना में हुआ, फिर मुजफ्फरपुर में हुआ, फिर जगदीशपुर में हुआ। रोहनी, मुंगेर, पटना, जगदीशपुर। रोहनी, पटना, मुंगेर, जगदीशपुर। रोहनी, जगदीशपुर, पटना, मुजफ्फरपुर। तो ध्यान दीजिए कि मुंगेर अप्रभावित था। इसमें ऑप्शन से बता दे रहा हूं कि मुंगेर अप्रभावित था। मुंगेर जो था वो अप्रभावित था। तो हमारा ये तो कटकुट हो गया, ये भी कटकुट हो गया। रोहनी देवघर के पास वहां हुआ था। बाद में कहां हुआ, जगदीशपुर नहीं, बाद में पटना में हुआ था, फिर मुजफ्फरपुर, लास्ट में जगदीशपुर। तो हमारा ये सही हो जाएगा, यानी कि रोहनी, पटना, मुजफ्फरपुर, जगदीशपुर यही सही क्रम था। 15 कहता है कि असत्य चुने। त्रिवेणी नहर गंडक नदी से पश्चिम चंपारण के त्रिवेणी नामक स्थान से निकलती है। त्रिवेणी नहर गंडक नदी से पश्चिम चंपारण के त्रिवेणी नामक स्थान से निकलती है, बिल्कुल सही है। ढाकर नहर ललबकिया नदी से निकलती है, बिल्कुल सही है। त्यूर नहर त्यूर नदी से निकलता है, बिल्कुल सही है। अगला कहता है कि कमला नहर कमला नदी से निकलता है और इससे सिंचाई मुख्यतः दरभंगा क्षेत्र में होती है, सही है। नहीं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्यों, देखिए यहाँ पे इतना सही है, कमला नहर कमला नदी से निकलता है और इससे सिंचाई मुख्यतः दरभंगा में नहीं होता है, मधुबनी में होता है। मधुबनी सिंचाई निकलता है दरभंगा से ही, कमला नहर कमला नदी से दरभंगा से ही निकलता है, लेकिन इसके सिंचाई जो मुख्य रूप से होता है वो मधुबनी में होता है। कहाँ होता है, मधुबनी में। अगला प्रश्न है कि मानव मस्तिष्क ... के अंदर सुरक्षित रहता है, यानी कि हमारा जो मस्तिष्क है सबसे पहले किसके अंदर सुरक्षित रहता है। क्रेनियम, मेनिनोस, ऑरेकनॉट या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है क्रेनियम। क्रेनियम हमारे सर का जो सबसे ऊपरी आवरण रहता है उसको क्रेनियम कहते हैं और उसी के अंदर हमारा मस्तिष्क सुरक्षित रहता है। अगला प्रश्न कहता है कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई, 1971, 1972, 1970 या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है 1970। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 1970 में हुआ। 18वां प्रश्न है कि जल गैस CO2 एवं ... का मिश्रण है। जल गैस CO2 एवं ... यानी कि जल गैस किसका किसका मिश्रण है। तो एक ऑप्शन तो दिया हुआ है CO2, दूसरा किसका,
हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है हाइड्रोजन। जल गैस जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है। निम्न में सदिश राशि है, यानी कि ये कुछ राशियां दी हुई हैं, इनमें सदिश कौन है? वेग, द्रव्यमान, समय, लंबाई। सदिश यानी कि जिसमें दिशा हो तो वेग। अगला कहता है गलत को चुनिए। ये 4 तथ्य हैं जिसमें से गलत चुनना है। पहला, यकृत ग्लाइकोजन का निर्माण एवं संचय करता है। सही है, करता है। इंसुलिन न बनने पर मधुमेह होता है। बिल्कुल, इंसुलिन नहीं बनेगा मधुमेह हो जाएगा। सुक्रोज को ग्लूकोज एवं लैक्टोज में बदलता है। नहीं, ये गलत हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, अग्नाशयी रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। बिल्कुल, अग्नाशय से जो रस निकलता है उसको पूर्ण पाचक रस भी कहा जाता है। ये कहिए कि गलत कहाँ है? सुक्रोज को ग्लूकोज एवं लैक्टोज में बदलता है? नहीं, ये गलत है। लैक्टोज वहां पे आंसर नहीं होगा, याद रखिए। और लैक्टोज नहीं होगा, वहां पे दूसरा चीज होगा। क्या होगा बता सकते हैं? ध्यान में आ रहा है? ध्यान में आ रहा है, नहीं आ रहा है? ये फ्रक्टोज में बदलता है। लैक्टोज की जगह पर फ्रक्टोज होगा तो सही हो जाएगा। यानी कि सुक्रोज को ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में बदलता है तो सही होता है, लेकिन चूंकि यहाँ लैक्टोज है तो ये गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर सही कौन होगा? सी। चूंकि गलत को चुनना था तो हमने सी को चुन लिया। तो ये था हमारा आज का 20 प्रश्न, जो कि बीपीएससी के उद्देश्य से हमने रखा है। हमारे साथ जुड़े रहिए, इसी तरह से चीज़ें आपके सामने पहुंचते रहेगी। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।